बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज की इस वीडियो में हम कैट 2021 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को उठाने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो हमारे पास कौन सा इसमें मेथड है? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन कैसे कहते हैं? जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ये तो एसेक्सुअल है बिल्कुल। फिजन, फिजन में भी डॉटर सेल बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमेक्सिस, जब सीड टिश्यू से विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा आंसर आया? ऑल ऑफ दिस। हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, विच सेल इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल होते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सा है? बताए। मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल एंड ग्लेब सेल। आपको इनमें से कौन सा लग रहा है? नर्व सेल। बिल्कुल, हमारे पास जो बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल, जिसकी डेंड्रॉन होते हैं, बॉडी होती है, एक्सॉन होती है और माइलिन शीट भी होती है। तो ये सबसे लंबी सेल ऑफ द बॉडी है। हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, द नेजल कैविटी ओपन आउटसाइड ऑफ द काइंड ऑफ द ओपनिंग दैट आर नोन एज। हमारी जो नेजल कैविटी है हमारे नोज के अंदर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नोज से बाहर जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? पेरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स, नोस्ट्रेल और नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? अपना आंसर दीजिए। नोस्ट्रेल। जी हाँ, नोस्ट्रेल जो होते हैं नेजल कैविटी से बाहर हिस्सा होता है, तो इसे नोस्ट्रेल कहा जाता है। तो हमारे पास फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो कौन सी एटम की जगह होती है या एटम की बाहर या अंदर कौन सी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है? न्यूक्लियस, एटम, ऑर्बिटल, नोड प्लेन। तो आपको इनमें से कौन सा लगता है? जी जवाब दीजिए। जी हाँ, ऑर्बिटल। हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास पांचवें एमसीक्यूज है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट। काइनेटिक एनर्जी है जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ को होती है? प्रेशर को, टेम्परेचर को, मास को, नेचर को। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होती है किस चीज़ को? टेम्परेचर को। जब किसी कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल को बंद करते हैं और नीचे से गैस या हीट देते हैं, तो मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आया। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। वो कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है? ऑल प्रोटीन में सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपको इनमें से कौन सा लग रहा है? जी अपना जवाब दीजिए। नाइट्रोजन। जी हाँ, जब प्रोटीन को डिवाइड किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक होता है। तो प्रोटीन में जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो है नाइट्रोजन। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया। हमारे पास सातवां एमसीक्यूज है, मोलर मास ऑफ द वाटर इज डैश। मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले के साथ इस तरह मालूम कर सकते हैं कि H2O हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 और एटॉमिक मास कितना है? 1। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे और H2O में ऑक्सीजन भी आता है, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 1 और मास कितना है? 16। तो हम 16 के साथ क्या करेंगे? 1 को ज़रब करेंगे तो 16 आता है। तो 2 + 16 यानी कि हाइड्रोजन से 2 आया और ऑक्सीजन से 16 आया, तो 2 + 16 = 18। तो हमारे पास क्या है? मोलरिटी 18 ग्राम पर मोल। लेकिन यहाँ पर केजी है, तो केजी 18 ग्राम पर मोल जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 0.018 केजी पर मोल आता है। तो आपको ये दो वैल्यू ज़रूर आनी चाहिए। ग्राम में कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल और किलोग्राम में कितना होता है? 0.018 किलोग्राम पर मोल। हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन व्हाट।
रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पर, लेंथ पर, या नॉन ऑफ दिस। हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो यानी कांस्टेंट, L डिवाइड बाई A यानी लेंथ डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पर कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ पर, जैसे कि फार्मूले में हमारे पास L डिवाइड बाई A है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया। हमारे पास 9 नंबर MCQs है। व्हाट इज ईगो ऑफ द साउंड? ईगो ऑफ द साउंड क्या होती है? When sound reflects back, when sound gets observed, when sound penetrate into object, या all of this। तो आपको इनमें से कौन सा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए आगे जाते हैं। हमारे पास नंबर 10 है द स्पिन ऑफ द क्वार्क इज डैश। जो स्पिन ऑफ द क्वार्क के पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज क्वार्क्स। क्वार्क्स जो होती है प्रोटॉन के अंदर होती है और ये ग्लूऑन के ज़रिए चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ क्वार्क्स प्रोटॉन के अंदर, और प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो क्वार्क की वैल्यू कितनी हुई? तो जब 2 क्वार्क हुए तो कितनी हुई? ऑप्शन नंबर सी हाफ आता है, यानी कि हाफ ऑफ इज इक्वल टू 1। तो प्रोटॉन की वैल्यू हुई, और प्रोटॉन में क्वार्क्स होते हैं, और क्वार्क्स किसकी वजह से अटैच होते हैं? ग्लूऑन्स की वजह से, ग्लू से निकला है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया। हमारे पास MCQ नंबर 11 है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड डैश। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जो है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस और रेडियस। तो अगर हमारे पास या रेडियस 0 आता है या लेंथ आर्क, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पर बी में वेलोसिटी भी 0 दी गई है, तो बिल्कुल जब वेलोसिटी 0 होगी तो कोई मोशन नहीं होगा सर्कल में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से भी 0 होता है। तो हमारे पास एक तो आर की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक वी की वजह से। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? डी नंबर, बोथ वी इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0। हमारे पास MCQ नंबर 12 है द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली इज डैश। स्पीड ऑफ द साउंड जो एयर में होता है वो कितना होता है? ये आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। कितना होता है बताए? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सी 330 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। हमारे पास MCQ नंबर 13 है the structure with a diameter less than 1 millimeter are called। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई या एयर सैक। तो आपने पढ़ा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ब्रोंक्यूल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ब्रोंक्यूल। और दूसरे इंपोर्टेंट MCQ से ब्रोंक्यूल से ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर हैव नो कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स हैव नो कार्टिलेज। तो हाँ, इस MCQ से हमें 2 हमारे पास MCQ नंबर 14 है द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर फुली ऑक्युपाइड इज कॉल्ड अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, साइक्लोअल्केन। वो स्ट्रक्चर जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली ऑक्युपाइड होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? अल्केन। बिल्कुल सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन से सारे ब्रांच निकले होते हैं और उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, जो जब डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ डायरेक्टली, तो 4 वैलेंसीज उनकी कंप्लीट होती है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। हाँ, पहले तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल वो होते हैं जो पार्शियली पिल होते हैं, जिसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली पिल होता है। जैसे कि हमारे पास आयरन है और इसमें भी है, तो कौन सा आता है बताए? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारे पास 16 MCQs है द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है स्ट्रक्चर। जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल या हेक्सागोनल सिस्टम। तो आपको कौन सा लग रहा है? जवाब दीजिए। टेट्राहेड्रल। हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वाटर का, तो आपको ये याद रखना चाहिए। 3 है
प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश, ये तो आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नाइट्रोजनस एटम का पॉलीमर है या अमीनो एसिड का या ग्लूकोज का या नाइट्रोजनस बेस का। अगर आपको ऑप्शन ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। हमारे पास MCQ नंबर 19 है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स जो क्रेनियल से निकलते हैं तो वो कितने होते हैं? ये तो आपने पढ़ा होगा, बताइए। 12। जी हाँ, हमारे पास 12 है। हमारा अगला MCQ है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहले तो मुझे ये बताइए कि पहला कौन सा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? जी, सेरेब्रम, बिल्कुल। और दूसरा सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कौन सा है? सेरेबेलम। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता है। सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे पास MCQ नंबर 21 है, इंटेलिजेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट। हमारे जो इंटेलिजेंस है, IQ है, ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है वो कौन कंट्रोल करता है? बताए। जी, सेरेब्रम, बिल्कुल। हमारे पास सेरेब्रम करता है। और सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और थैलेमस क्या करता है? ये रिलैक्सेशन है, जो हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस आता है उनको कम या ज़्यादा करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेटेड टॉपिक हो गए। हमारे पास अगला MCQ है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज डैश। हमारे पास एंजाइम का एक्टिव साइट कौन सा है? जी, never change, forms no chemical bond with substrate, determined by the structure and specificity of the enzyme. ऑप्शन नंबर डी, दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। नेवर चेंज, हमारे पास एक थ्योरी है जिसमें एंजाइम के बारे में कहा जाता है कि इसके एक्टिव साइट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो आपको ये MCQs याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला MCQ है, द एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम काज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल टू डैश। जब एंजाइम की टेम्परेचर बढ़ा दी जाती है, जैसे कि हमारे बॉडी में हद से ज़्यादा, तो फिर हमारे पास एंजाइम का की क्या हालत होती है? बताए, वो क्या होता है उसका? बताए। डिनेचर होता है, बिल्कुल। हमारे एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप होती है और वो उसका फंक्शन डिनेचर होता है और एंजाइम के डेथ शुरू हो जाती है। हमारे पास अगला MCQ है, द लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। जी, ये तो आपको पता होगा, लॉक एंड की। जी, शाबाश, एमिल फिशर। हमारे पास MCQ नंबर 25 है, द डिवाइसेस यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द DC टू AC इज कॉल्ड। ये तो आपको पता होगा, DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस रिक्वायर है? ऑप्शन नंबर, कन्वर्टर नहीं, रेक्टिफायर नहीं, इन्वर्टर। जी हाँ, हमारे पास इन्वर्टर है जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर इसको ऑपोजिट करता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो आपको यहाँ 2 MCQs क्लियर हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है इन्वर्टर। अगला MCQ है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट इज डैश। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है वैसे तो सर्कल मोशन करता है, लेकिन यहाँ पर मज़ीद डिटेल में दिया गया है कि किस तरह मोशन करता है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? बताए। सिंपल वाइब्रेटरी मोशन, स्टैंडिंग वेव मोशन, वाइब्रेटरी मोशन लाइक अप एंड डाउन मोशन, सिंपल हार्मोनिक लाइक द साउंड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है बी, स्टैंडिंग वेव मोशन। जो स्टैंडिंग वेव कैसे कहा जाता है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि स्टैंडिंग वेव जब दो वेव्स विद सेम एम्पलीट्यूड एंड क्रेस्ट एंड ट्रप, लेकिन उनका जो मोशन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये प्रॉपर्टी स्टैंडिंग वेव मोशन की होती है। तो जो स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है ऑर्बिटल में वो स्टैंडिंग वेव मोशन की तरह करता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो सेंट्रल नर्व सिस्टम। हमारे पास यहाँ पर कुछ चॉइस दी गई है, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं होता? हाइड्रा, मैन, प्लेनेरिया, कॉकरोच। मैन में भी वैसे भी सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है।
प्लेनेरिया में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। एनिमल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। हमारे पास लास्ट सेकंड 2 एमसीक्यूज रहते हैं। वेव ट्रांसमिट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो आपको पता होगा कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, या मास को, या बोथ को, या नॉन ऑफ दिस को। हमारे पास जो वेव है वो किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है? वो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है 28 में ए। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, आइस इज डैश क्रिस्टल। आइस कौन सा क्रिस्टल है जी? आइस कौन सा क्रिस्टल है? ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। आइस को हम जानते हैं कि आइस तो वाटर H2O है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए आइस बनता है, लेकिन वैसे तो ये मॉलिक्यूल ही होता है H2O। हमारे पास अगला लास्ट एमसीक्यूज है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन ऑफ द डैश। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? रिएक्शन ऑफ द वाटर, यानी कि जब वाटर रिएक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और वो स्प्लिट होता है, यानी हाइड्रोजन एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ जाता है, तो इसकी वजह से जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल का, उसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है सी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।